Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. Uh, this is 10th class Political Science, chapter number 4, Gender, Religion and Caste. Let's start from the overview of the chapter. In this chapter, we apply the ideas of social differences to the practice of democratic system in India. We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion and caste. हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? अ, हमें कुछ सोशल डिफरेंसेस यहाँ पे लेनी है और जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें किस तरह से उनको एकोमोडेट किया जाता है या उनसे कौन कौन से खतरे इंडियन की डेमोक्रेसी को है। तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंसेस ली है उनकी वजह से सोशल डिवीजन होने का खतरा है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में कि अगर डिफरेंसेस सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप होती है तो उससे सोशल डिवीजन होने का खतरा है। तो उसमें आपने नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ उसके बारे में भी पढ़ लिया और यूगोस्लाविया में क्या हुआ उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो तीन डिफरेंसेस है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेंडर से। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर एंड पॉलिटिक्स, दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as a natural and unchangeable, not based on biology but on social expectations and stereotype. जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि हायरार्किकल का मतलब होता है सोशल लैडर, जिसमें हम किसी को सुपीरियर मानते हैं और किसी को इन्फीरियर। जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी में आपने देखा था कि वहाँ पे जो सोसाइटी थी तीन स्टेटस में बटी हुई थी, जैसे कि क्लर्जी, नोबेलिटी एंड कॉमनर्स। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक सोशल लैडर ऐसा भी होता है जिसको पैट्रियार्कल कहा जाता है, जिसमें मेल डोमिनेंस होती है। जो मेल्स डिसाइड करते हैं फैमिली में वही होता है। लेकिन अगर हम देखें जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, तकरीबन टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन में जो हाफ पॉपुलेशन है वो फीमेल्स की है और हाफ मेल्स की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज पॉलिटिक्स में उठाए नहीं जाते हैं। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अगर हम देखें जेंडर क्या होता है तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है। सेक्स और जेंडर को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं बट देयर यूजेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिस्टिंक्ट एंड इट इज़ important to understand the differences between the two. Sex refers to the biological differences between males and females, such as genetic differences. And gender refers to the role of a male or female in a society. तो यहाँ पे आपको ये समझना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जेंडर डिफरेंसेस हमने देखे हैं, जैसे कि हमारे घरों में भी अगर हम देखें प्राइवेट लाइफ में, हमारे घरों में हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि जो वुमेन है उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, गर्ल्स को बचपन से ही सिखाया जाता है कि देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन। तो इस तरह से सोशल डिवीजन ऑफ लेबर बचपन से ही किया जाता है। दो वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग इन रूरल एंड well as in urban areas, their work is not appreciated and not valued. उनके काम को सराहा नहीं जाता है। इस वक्त कोरोना पेंडेमिक जो चल रहा है आपने देखा होगा, जो मर्द है वो घरों में बैठे हुए हैं लेकिन जो औरतें हैं उनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, उनको हमेशा घर का काम करना पड़ता है। कभी कभी जो औरतें ऑफिस में जाती है काम करने के लिए या फील्ड्स वगैरह में जाती है काम करने के लिए, उनको घर का काम भी करना पड़ता है। लेकिन मर्दों के साथ ऐसा नहीं है। मर्दों को सिर्फ बाहर के काम के लिए कहा गया है कि उनको बाहर का काम करना है, उनको पैसे कमा के लाने हैं। लेकिन अगर हम देखें जो वुमेन्स घर का काम करते हैं जैसे कि कपड़े धोना, जैसे कि खाना पकाना, वही काम उसी काम के लिए अगर मर्दों को सैलरी दी जाए तो वो काम भी करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि होटल्स वगैरह में जो लॉन्डर्स वगैरह आते हैं वो अक्सर मेल ही होते हैं, और जो बहुत सारे कुक्स वगैरह रेस्टोरेंट्स होटल्स में होते हैं वो भी मेल्स ही होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें स्वीपिंग वगैरह वाले जो हॉस्पिटल्स वगैरह में सफाई करते हैं उसमें उनमें भी ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखिए पब्लिक लाइफ में, तो पब्लिक लाइफ में भी हमें बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है।
वो हम अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन वुमेन्स ने बहुत पहले से ही अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया और हमने देखा कि वुमेन्स को काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिली। जैसे कि उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए या प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के लिए लड़ना शुरू किया, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जीत हासिल की। तो जो ये वुमेन्स अपने राइट्स के लिए लड़ती है, या कुछ मेल्स भी वुमेन्स मूवमेंट्स उन्होंने भी लॉन्च किए हैं, तो इसको कहा जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। इसके बाद व्हाट डिसएडवांटेजेस डू वुमेन फेस? तो हमारी सोसाइटी में जो डिसएडवांटेजेस वुमेन को फेस करना पड़ता है वो कौन कौन सी है? अगर हम 2011 के हम कह सकते हैं सेंसस की तरफ देखें, तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है 54% फॉर वुमेन, 76% फॉर मैन, शोइंग डिस्पैरिटी। तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है। वहाँ पे अगर हम देखें 54% ही वुमेन लिटरेसी रेट है इंडिया में और 76% मेल लिटरेसी रेट है। स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स गो फॉर हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत कम लड़कियां ही जा पाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी हो, और दूसरा वो ज़्यादा हायर एजुकेशन पर खर्चा नहीं करते हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू बॉयज़ एजुकेशन रादर दैन फॉर गर्ल्स। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स एमंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्मॉल। जैसे कि किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री वगैरह में, या हम कह सकते हैं किसी ऑफिस वगैरह में, अगर हाई वैल्यू जॉब किसी को देनी हो तो वहाँ पे भी मेल्स को ही प्रमोट किया जाता है ज़्यादातर। इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस बट डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूज। इक्वल वेजेस एक्ट जो गवर्नमेंट ने पास किया है, उसका मतलब ये था कि जो भी वुमेन और मेल्स एक साथ कहीं पर भी काम करेंगे तो उनको इक्वल सैलरी मिलेगी। लेकिन हम फिर भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा जगहों पे देखते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, फैक्ट्रीज़ में एंड फील्ड्स में। तो कैसी? जैसे कि स्पोर्ट्स एंड सिनेमा में आपने देखा ही होगा, अगर विराट कोहली और दूसरी स्मृति मंधाना जो कि फीमेल या वुमेन्स क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है, उनकी सैलरी में फ़र्क देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से सिनेमा में एक एक्टर और एक्ट्रेस की सैलरी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फैक्ट्रीज़ और फील्ड्स में जो वुमेन होती है वो बराबर उतना काम करती है जितने कि मैन करते हैं, लेकिन उनको सैलरी कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। व्हाट डिसएडवांटेजेस टू वुमेन फेस? तो ये हमारा दूसरा इसी का हिस्सा है। प्रेफरेंस टू हैव सन्स एंड अबॉर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि बॉयज़ आर कंसिडर्ड द नेम कैरियर ऑफ द फैमिली। तो उनके फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे एक बॉय होना चाहिए, ना कि गर्ल। सो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हैव लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसके लिए बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने अबॉर्शंस करवाई, जब उन्होंने देखा कि सोनोग्राफी वगैरह से उन्होंने जांच पड़ताल की कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो फीमेल है, तो उन्होंने अबॉर्शंस की, जिसकी वजह से जो फीमेल सेक्स रेशो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है पूरी दुनिया में, खासकर इंडिया में। वेरियस टाइप्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस, ये भी वुमेन्स को ही फेस करनी पड़ती है। अर्बन एरियाज टू हैव बिकम अनसेफ फॉर वुमेन। तो अर्बन एरियाज़ भी काफ़ी अनसेफ हो गए हैं, किन के लिए? वुमेन्स के लिए। जैसे कि बहुत सारी जगहों में हरासमेंट वगैरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स हैव बीन वेरी लो इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग बॉडी में हम काफ़ी कम देखते हैं कि जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली all male even when a woman becomes the चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। हम देखते हैं जो कैबिनेट्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, तो वहाँ पे अगर फीमेल चीफ मिनिस्टर भी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी होगी, लेकिन उनकी कैबिनेट में डोमिनेंस होती है, मेजॉरिटी होती है मेल मेंबर्स की। अब इसके बाद सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस ये है, सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स आर दीज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़। तो हमें यहाँ पे फेयर प्रपोर्शन को इलेक्ट करना पड़ेगा, जितने चाहे मेल्स है कम से कम
फीमेल्स की गिनती भी काफ़ी हद तक बढ़नी चाहिए। अगर हम देखें इंडिया में 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ 11% वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही थी। और अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स में देखें तो वहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 5% ही थी। अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखें वहाँ पे तो कम से कम 20 या 21% तकरीबन फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। और स्कैवेंडियन कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्डिक यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं वहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट्स वगैरह में वो तकरीबन 40 to 50% है। तो यहाँ पे और एक सोल्यूशन है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन लोकल बॉडीज़। जैसे कि लोकल बॉडीज़ हम कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज़ एंड पंचायती राज फॉर रूरल एरियाज़। तो वहाँ पे 33% या 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी वुमेन्स को, जिसकी वजह से 10 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो 10 लाख तकरीबन वुमेन्स जो बनी म्यूनसिपैलिटीज़ में काउंसलर्स बनी और पंचायती राज में वो सरपंच या पंच बनी। अब जो वुमेन्स हैं उनकी एक बिल पेंडिंग है बहुत सालों से पार्लियामेंट में, जिसमें वो डिमांड करती है कि हमें 1/3 और 33% रिजर्वेशन दी जाए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। तो हो सकता है इनकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन लॉ मेकिंग बॉडी में कम होती है तो वो अपने हुकूक के लिए बहुत कम लड़ पाती है। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और दूसरा स्टेट असेंबलीज में बढ़ गई तो हो सकता है कि आने वाले सालों में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के साथ साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में वापस आऊँगा। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो इस चैप्टर के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी क्लास का उसमें क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।